All right. So we'll start off with the new topic: Introduction to Indian Penal Code, Section 1, 2, 3, 4, 5. पांच सेक्शन है, उसके रिलेटेड केस स्टडीज भी हैं, जिससे एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो फॉर आपके ग्रेजुएशन के लिए भी और जुडिशरी के लिए। ठीक है, सो डिटेल में जाते हैं एक एक करके। तो मेरी आदत है जैसे हमेशा सारे सेक्शन एक फ्लो चार्ट में लिखा दो, एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन सॉरी या सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इस कोड को आईपीसी कहलाया जाएगा। ओके, एंड इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर अभी एक स्टेट नहीं रहा है, वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इट इज जम्मू एंड लद्दाख। ऐसे दो यूटी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक आईपीसी वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। कश्मीर का अपना खुद का पीनल कोड है। ओके, कश्मीर का अपना खुद का पीनल कोड होगा, क्योंकि अंडर आर्टिकल 370 वी हैड अ परफेक्ट फेडरल रिलेशन विद जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कायदा डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, जब तक कश्मीर असेंबली या कश्मीर का जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसको मान्यता नहीं देता। आप डायरेक्टली कौन सा भी लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते कश्मीर। अभी उनको यूनियन टेरिटरी कर दिया है, लेकिन इतने सालों साल वहाँ की जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है या वहाँ के जो केसेस है वो उनके पुराने लॉ के हिसाब से ही चल रहा है। सडनली आईपीसी वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, होगा धीरे धीरे वहाँ पे चेंजेस आएंगे, लेकिन सडन तो अभी फिर भी अभी फिलहाल भी उनका खुद का जो पिनल कोड है कश्मीर का वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली तो वही चल रहा है जो पहले केसेस फाइल किए गए थे उसी हिसाब से चल रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आर्टिकल सॉरी सेक्शन 2, punishment for offences committed within India. So any person, whether that person is a resident, a citizen, or alien, or foreigner, कोई भी हो, वो अगर इंडिया के अंदर, इंडिया के जुरिस्डिक्शन के अंदर जब कोई क्राइम कमिट करता है, ही विल बी पनिशेबल एज पर इंडियन लॉ। आईपीसी के अंदर वो क्रिमिनली लायबल होगा। अभी जुरिस्डिक्शन का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, या जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली आता है ये हम तब पढ़ेंगे। तब आपको नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि जुरिस्डिक्शन मतलब जो मैप देखते हैं, हमारा एरिया जो देखते हैं, दैट्स इट। बट सी के ऊपर या जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं या जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है या मैरिटाइम जोन बोला जाता है उसको, उसके ऊपर भी इंडिया का जुरिस्डिक्शन आता है। तो मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। कि आपने क्राइम इंडिया के बाहर कमिट की है, स्टिल एज पार्ट ऑफ इंडिया आप इंडियन सिटीजन है, तो आपको इंडिया में पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि अगर कोई सोल्जर है हमारा जो नेपाल में जाके अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खून करके वापस आ जाता है, ही विल बी लायबल फॉर मर्डर अंडर आईपीसी। ठीक है, तो सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड, मतलब इंडिया के बाहर आप इंडिया के जुरिस्डिक्शन के बाहर आप ऑफेंसेस कमिट कर रहे हो, बट स्टिल यू विल बी पनिशेबल बाय आईपीसी। क्योंकि सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 टॉक अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब देश के बाहर। 1 और 2 जो है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंट्रा मतलब जुरिस्डिक्शन के अंदर। ओके, उसके बाद जो सेक्शन 4 है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, जो आप बाहर के देश में भी जाके अगर कमिट करते हो, स्टिल और अगर कोई फॉरेनर है वो बाहर से इंडिया में आता है, क्राइम कमिट करता है, तो अंडर सेक्शन 2 उसको पनिश किया जाएगा, क्योंकि एनी पर्सन होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन है, फॉरेनर है, जो अपने देश में क्राइम करके अपने देश में छिपा हुआ है, सो अंडर द इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 उसको हमको उस देश में वापस भेजना पड़ेगा। उसको हम आईपीसी के अंदर सजा नहीं दे सकते, क्योंकि ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो भारत के बाहर है, जो पर्सन है वो फॉरेनर है और वो इंडिया में छिपा हुआ है। ओके, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फाइनली सेक्शन 5 है, जहाँ पे देयर आर सर्टेन लॉज फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स, सेल्समैन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी एक्ट है, इंडियन नेवी एक्ट है, इंडियन एयरफोर्स एक्ट है। इसके अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली आईपीसी अप्लाई नहीं होता है, उनके लिए उनके अलग से लॉ होते हैं। अगर आपने म्यूटिनी की, डिजर्शन किया, अगर आपने आर्मी में कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया, तो उनको उन कायदे के अनुसार पनिशमेंट दिया जाएगा। पर एज अ सिविलियन अगर वो कोई क्राइम कमिट करते हैं पर्सनल कैपेसिटी में, तो
उनको आईपीसी के अंदर आप मतलब रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, दैट दे विल बी लायबल अंडर आईपीसी। लेकिन पहले उनका कोर्ट मार्शल होगा, उनको डिसमिस किया जाएगा सर्विस से, और उसके बाद उनको आईपीसी के अंतर्गत सेशन कोर्ट में उनको सजा दी जाएगी। डायरेक्टली आप किसी भी सोल्जर या किसी भी ऑफिसर को, सेलर को आप डायरेक्टली कोर्ट में लेके नहीं आ सकते। ठीक है, आपने अगर मूवी देखा होगा रुस्तम, उसमें उनकी जो नेवी होती है, नेवी ऑफिसर आते हैं उनको लेके जाने के लिए, ही हैज टू बी ट्राइड फर्स्ट इन द नेवी कोर्ट, लेकिन वो नहीं बोलता है कि नहीं मैं इस कोर्ट में ही मैं रहना चाहता हूँ, मुझे नेवी कोर्ट में नहीं जाना। ठीक है, डिटेल में देखते हैं सेक्शन 1। It declares that the name of the code will be IPC and it will be operated throughout the country of India except the state of Jammu and Kashmir. It is a well recognized principle of criminal jurisprudence that the exercise of criminal jurisdiction depends upon the place of the offence and not upon the nationality or domicile of the offender. हमेशा याद रखिएगा, जब आईपीसी की क्रिमिनल लायबिलिटी की हम बात करते हैं, क्राइम की जब हम बात करते हैं, द प्लेस ऑफ क्राइम इज इम्पोर्टेंट। कहाँ पे क्राइम कमिट की गई, जिस देश में क्राइम कमिट की जाती है उसी देश का कायदा एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज किसी देश की, किसी इंडिविजुअल की नेशनैलिटी या उसका डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब वो वहाँ का नेशनल नहीं है लेकिन वहाँ का वो हैबिचुअल रेजिडेंट है, मतलब कई सालों से वो उस पर्टिकुलर जगह में रहता है, 10 साल, 6 साल, 15 साल, कंट्री टू कंट्री डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए वो कंडीशंस अलग होते हैं। तो आपका डोमिसाइल, आपका नेशनैलिटी डज नॉट मैटर। आपने अगर इंडिया के अंदर क्राइम कमिट की, यू विल बी लायबल फॉर, बिकॉज़ द ऑफेंस टुक प्लेस इन इंडिया। ओके, तो क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अनुसार प्लेस ऑफ ऑफेंस, प्लेस वेयर द क्राइम गॉट कमिटेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नेशनैलिटी और द डोमिसाइल ऑफ द पर्सन। ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जब सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, फैमिली मैटर्स, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, उन केसेस में आपका डोमिसाइल, आपकी नेशनैलिटी देखी जाती है। कि अगर आप एग्जांपल देते हैं, आपने इंडिया में शादी की, इंडिया में शादी रजिस्टर की, और आप दुबई में रह रहे हो पिछले 7 साल से, और आप दोनों को डिवोर्स देना है, क्या आप दुबई में डिवोर्स दोगे कि इंडिया में वापस आके डिवोर्स देना पड़ेगा? आपको इंडिया में आना पड़ेगा। दुबई बोलेगा भाई हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंडिया का है, आपने दुबई में शादी की होती, दुबई में रजिस्टर किया होता, तब आप वहां पे तो डिवोर्स ले सकते हो। तो सिविल मैटर्स पे नेशनैलिटी डोमिसाइल मैटर करता है, क्रिमिनल मैटर में मैटर नहीं करता। क्रिमिनल में जहां पे सिर्फ क्राइम कमिट हुई है वो मैटर करता है। ये याद रखो, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। उसके बाद टू इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड दैट द ऑफेंस फॉर व्हिच द अक्यूज्ड चार्ज वाज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर कमिट हुआ है, तब आप आईपीसी इजीली इन्वोक कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ दैट पर्सनस नेशनैलिटी, डोमिसाइल, रेजिडेंस, डजंट मैटर। The territory of India for the purpose of application of its laws would comprise not only its land, सिर्फ जमीन नहीं होती है, हम जो मैप में देखते हैं वो तो है ही, but its internal waters में लेक, सी, रिवर्स वो भी आता है, canals, but also the portion of sea lying along its coast। तो हमारे as per the Maritime Zone Act जो है हमारे कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जुरिस्डिक्शन है। 12 nautical miles is around 21 kilometers from the coastline। ऐसा कुछ nautical miles to किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वहां तक हमारी हद है। ठीक है, वहां तक अगर उस हद में कोस्ट लाइन से लेकर ओशन है, वहां पे भी अगर कुछ क्राइम कमिट होती है, देन आल्सो यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल लायबल फॉर क्राइम अंडर आईपीसी। तो जैसे मैंने बोला, मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1981 प्रोवाइड फॉर 12 nautical mile condition zone, a 200 mile exclusive economic zone, EEZ बोलते हैं उसको, and a continental shelf up to the continental margin or 200 nautical miles whichever is greater। अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए इंडिया की कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन से सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका मैरीटाइम वाटर्स, ये आपका टेरिटोरियल वाटर्स कौन से, दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। वहां पे क्लियर है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अगर आपके उस एरिया में अगर कुछ क्राइम कमिट होती है, वहां पे आईपीसी क्लियर कट एप्लीकेबल। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन, मतलब काफी डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस है, वहां पे उन सारे एरिया में जो भी आपके मिनरल्स मिलेंगे, ऑयल मिलेगा, वहां के जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो मछुआरे हैं वो फिशिंग के लिए जा सकते हैं, हमारे जो एक्सकेवेशन करने वाले ऑफिशियल्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जाके वहाँ पे मिनरल ढूंढ सकते हैं, ऑयल के लिए एक्सकेवेशन कर सकते हैं,
अगर कोई ऑयल वेल मिल गई तो उसके ऊपर हमारा जुरिस्डिक्शन होगा। नहीं तो कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका बोलेगा हमारा है, नहीं। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो इंडिया का, फ्रॉम द कोस्ट लाइन। काफी हद तक हमारी हद होती है और हर देश का है। ये जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत ये लॉ पास किया गया है। ये जो सारे जो आंकड़े आप देख रहे हो 200 माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ये कायदे इंटरनेशनल डिसाइड किए गए हैं और वी आर असाइंड टू दिस इंटरनेशनल कन्वेंशंस। उसके बेसिस पे ये लॉ बनाया गया है। ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड किया, इंटरनेशनली सभी देशों का यही रूल है। तो चाहे पाकिस्तान का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि आप ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन इमेजिन कीजिए, उससे अप टू 200 नॉटिकल माइल सब कुछ पाकिस्तान है। बांग्लादेश का भी जो होगा, क्योंकि ये सारे देशों को कोस्ट लाइन है, अमेरिका को है, पर वो कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, ईरान, इराक, उनके आजू बाजू कुछ नहीं है, उनके पास तो है ही नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब आप जब कभी भी सी बीच पे अगर आप जाते हैं तो यू कम टू नोटिस कि धीरे 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 लेवल बढ़ते जाती है एंड देन सडनली देयर इज अ ड्रॉप। तो जहां तक काफी ऐसा स्लोप है, काफी देन सडनली देयर इज अ ड्रॉप। तो ये पूरा जो स्लोप है, कहां से लेके बीच से लेके आप खेल रहे हो, लेकिन धीरे 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 वो स्लोप बढ़ता जाएगा एंड सडनली देयर विल बी अ ड्रॉप। तो ये जो जहां तक का स्लोप है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ड्रॉप होगा उसके आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है, वो अलग पार्ट आ जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ज्योग्राफिकल कंसेप्ट कि आपको ये रही आपकी कोस्ट लाइन, यहाँ से जो स्लोप रहेगा आपका, जितना स्लोप रहेगा वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सम कंट्रीज हैव ज्योग्राफिकल एडवांटेज वेयर ये स्लोप बहुत लंबा है, इंडिया का काफी लंबा है। अगर आप ईस्टर्न ईस्टर्न जो हमारा ईस्ट साइड जो है, मतलब वेस्ट बंगाल, आंध्रा, वहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी लंबा है, बहुत लंबा है। लेकिन वेस्ट कोस्ट में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है सडन ड्रॉप है वेस्टर्न साइड, मतलब मुंबई, कर्नाटका, गोवा, वहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटा है। अब ये ज्योग्राफिकली अब इसमें नेचुरल है, इसमें कोई कंट्री कुछ कर नहीं सकती। सो नेचुरली अगर यहाँ आप देखो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा, अभी आपने एक केस सुनी होगी 2015-16 में लेक्सी करके एक शिप थी, इटालियन शिप, वो हमारे इंडियन ओशन से जा रही थी और केरला के दो फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे। उनको लगा, इटालियन मरीन्स को लगा कि ये दो फिशरमैन जो है ये पायरेट्स हैं, और उन्होंने उनको शूट कर दिया और हमारे दो केरला के गरीब फिशरमैन मारे गए, उनको पकड़ लिया गया। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि जुरिस्डिक्शन क्या है, वेदर दिस हैपेंड विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया और वेदर डिड इट हैपन इन इंटरनेशनल वाटर्स। क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में जब क्राइम कमिट होती है तो एज पर द लॉ वो देश ही अपने लोगों को प्रोसिक्यूट करेगा। इंटरनेशनल वाटर्स में पायरेसी होती है, जहाँ पे पायरेट्स आपकी शिप को पकड़ लेते हैं, आपका वहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं अलग अलग देश के, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई अमेरिका का पैसेंजर। अभी फ्लाइट में अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंटरनेशनल शिप्स ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो पैसेंजर अलग अलग देश के होते हैं, तो हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपने पैसेंजर की जान बचाना। तो इंटरनेशनल वाटर में जब क्राइम कमिट होती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजंस एंड आल्सो टू प्रोसिक्यूट इफ दे आर कमिटिंग एन क्राइम। बट टेरिटोरियल वाटर्स में अगर होता, मतलब ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता, इंडिया का जुरिस्डिक्शन है, तो काफी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद, काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये 12 नॉटिकल माइल्स के भी आगे चले गए थे और ये जो क्राइम कमिट हुई है, दो फिशरमैन मारे गए, वो इंटरनेशनल वाटर्स में मारे गए, तो इंडिया डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन, इसीलिए उनको इटली में भेज दिया गया। लेकिन मीडिया में ऐसा आया, बिकॉज दैट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, ऐसा चर्चा 2012-13 की केस है, तब सोनिया गांधी वाज द हेड ऑफ कांग्रेस, तो वो इटालियन थी प्रीवियसली, ये इटालियन मरीन से तो उसने बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, रूल के आगे, लॉ के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने बता दिया कि ये जो हादसा हुआ इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ, उनको उनके देश में जाके उनका कोर्ट मार्शल हुआ, हमारे देश का उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। ओके, सो रिमेंबर जुरिस्डिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। The Maritime Laws of India Regulation of Fishing by Foreign Vessels Act 1981 provides for the regulation of fishing by foreign vessels in certain maritime zones of India। अगर हमारे देश में हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अगर हमारे ओशन में अगर आपको या हमारे जुरिस्डिक्शन में आपको अगर फिशिंग करनी है, कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। We have to take permission। कोई भी शिप आके आपके 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर या जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर
unless it has been granted a license and a permit by the central government. ये पता होना चाहिए। तो यार कोई भी आके हमारे ओशन में शिपिंग करेगा तो हमारे फिशरमैन जो है, इसीलिए इंडिया और श्रीलंका में हमेशा झगड़ा होता रहता है विद रिगार्ड्स टू शिपिंग। कई बार श्रीलंकन नेवी हमारे जो मछुआरे हैं उनकी बोट जब्त कर लेते हैं, हमारे फिशरमैन को अरेस्ट कर लेते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट भी उनको कर लेता है। तो कई बार इनके समझौते में छोड़ दिया जाता है फिशरमैन को, उनकी बोट्स नहीं छोड़ी जाती। और ये ज्यादातर जो फिशरमैन है तमिलियंस है, बिकॉज श्रीलंका उस साइड से, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हमेशा चिल्लाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की आप बोट्स क्यों नहीं छुड़वा रहे, क्योंकि दैट इज द बोट इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बोट में फिशिंग कैसे करेंगे? तो फिशरमैन को छोड़ते हैं लेकिन बोट नहीं छोड़ते। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द जुरिसडिक्शन क्लासेस बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया व्हेन इट कम्स टू। कई बार गलती से उनके फिशरमैन हमारे पास आ जाते तो हम अरेस्ट कर लेते हैं, हमारे फिशरमैन वहां चले जाते तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, परमिशन लगती है, और ऑब्वियसली हम एक दूसरे को परमिशन नहीं देंगे क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ईच अदर। फर्दर, any violation of these provisions results in penalty and or imprisonment according to Article 297 Constitution of India. Lands, minerals, and other things of value underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf and resources of the exclusive zone west area. इस जमीन के ऊपर अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, मैंने आपको कहा था कोई भी एसेट, फिश, मिनरल्स, ऑयल, कुछ भी अगर मिलता है दैट विल बिलोंग टू इंडिया। कोई भी यूनाइटेड नेशन नहीं बोल सकता ये हमारा है, दैट विल बिलोंग टू इंडिया। वैसे अमेरिका का कोस्ट है, सभी देशों का जिनका कोस्टल लाइन है, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, जो भी उनका कोस्ट लाइन होगा, उनका जो भी उनके पास मिलेगा तो वो उनको बिलोंग करेगा। ठीक है, now section 2 it is talking about intra territorial applicability of IPC। ठीक है, देश के अंदर अगर आप क्राइम कमिट करोगे, इसलिए मैंने इंडिया का मैप दिखाया आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी कोस्ट लाइन देख सकते हो, जस्ट इमेजिन 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे इंडिया का जुरिसडिक्शन है। और जो बांग्लादेश है यहाँ पे, बांग्लादेश आप देख सकते हैं, तो बांग्लादेश से यहाँ से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींची गई, और ये दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर किया है, क्योंकि कई बार इन दोनों में झगड़े होते थे, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, जैसे श्रीलंका और तमिलनाडु में झगड़े होते हैं विद रिगार्ड्स टू टेरिटोरियल वाटर्स, यहाँ का जो मिनरल्स होगा, वो फिश होगा, वो किसका है। तो एग्रीमेंट है, लेकिन हमारे लोग या उनके लोग वायलेट करते हैं इन रूल्स को। उसी तरीके से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में भी काफी झगड़े थे, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच ली है, यहाँ से इनका एरिया, यहाँ से अपना एरिया, जिससे दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट्स है वो काफी कम हो गए हैं, नंबर ऑफ अरेस्ट्स हैव रिड्यूस्ड, और वो दोनों गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये आप हमारे जुरिसडिक्शन में आ गए हो, चले जाओ। तो अंडरस्टैंडिंग भी होती है, दोनों के देशों के बीच के रिलेशन भी मैटर करते हैं। तो ये जो एरिया है सारा, यहाँ पे जो भी होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब यू कैन सी लिटरली लाइक दिस, ये सारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और उसके अंदर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स है, जहां पे क्राइम कमिट करोगे तो आईपीसी डायरेक्टली एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 मेक्स एवरी पर्सन सिटीजन नहीं है, एवरी पर्सन irrespective of his nationality, allegiance or his rank, status, caste, color, creed, they are liable to punishment under IPC if you are committing an offence in India. So equality before the law, section 2 of IPC, for example, कि आपका कोई भी रिलीजन, कास्ट या कोई भी नेशनलिटी, कोई भी डोमिसाइल कुछ भी हो, if you have committed an offence in India, you will be liable under IPC. The word every citizen has a very wide connotation. It includes not only citizens but also non-citizens, company, associations or body of persons, corporation, कोई भी हो सकता है, कैन बी इंस्टीट्यूशन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो भी क्राइम कमिट करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग्स करते हैं, वो भी सारे ऑफेंसेस ही हैं। सो ये सारे कंपनीज जो है या बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, बड़े बड़े इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं, दे विल बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी एज पर सेक्शन 2। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, या जहाँ पे कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है, वहाँ पे बड़े बड़े देश अपना मेडिकल टीम भेजते हैं, लेकिन वो मेडिकल टीम का वो डेटा गैदर कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को कुछ अलग अलग खिला रहे हैं, स्वागत डाल रहे हैं। अरे भाई, आपको यहाँ पे किस लिए बोला गया है कि भाई लोगों की यहाँ पे जो मेडिकल कंडीशन है, लोगों की हालत है,
सारे ऑफेंसेस कभी कभी बड़े बड़े नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े बड़े देश करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। A foreigner is as much liable for committing an offence as a resident in India. A foreigner can neither take the plea of ignorance of law. कोई foreigner ये नहीं बोल सकता कि मुझे इंडियन लॉ नहीं पता। फॉरेनर भी ये डिफेंस एक्सेप्शन नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मुझे नहीं पता था कि इंडिया में ये लॉ है, आप ये बोल ही नहीं सकते। Not that he was unaware of the criminal nature of the act. अरे ये क्राइम है, I didn't know. You cannot take that defense. If even if you are a foreigner, इसीलिए जब बाहर देश में हम जाते हैं, we should know the law of that country. ठीक है। जैसे मैंने एक बार मेरे सेशन में बताया था कि मेरा फ्रेंड यूके में है, घूमने गए थे 6-7 दोस्त एक कार करके, उनको जगह मिल गई, उन्होंने गाड़ी पार्क कर दिया, वो गए शॉप में कुछ शॉपिंग के लिए, वापस आ गए, 5-10 मिनट के लिए उनकी गाड़ी रुकी होगी, उनके अकाउंट में से 3000 पाउंड्स पेनल्टी के फाइन के हिसाब से कट हो गए, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और अंडर क्रिमिनल ट्रेसपास आपने इसलिए भी गाड़ी पार्क कर दी जहाँ पे अलाउड नहीं था। सीसीटीवी कैमरे से वहाँ पे कोई था नहीं, उनको लगा अपनी इंडिया है, लगा दो गाड़ी के 5 मिनट में जाके मैं लेके आता हूँ, कुछ शॉप कुछ होगा, कुछ ब्रेड दूध कुछ तो होगा उनका। 3000 पाउंड्स डिवाइड बाय 6, तो क्योंकि 6 लोग थे, गाड़ी जिसकी थी उसके अकाउंट में से 3000 पाउंड है, अब करो इंटू रुपीस, काफी पैसा है। तो हमें, और वो नहीं बोल सकते थे कि अरे वहाँ पे कोई था नहीं, हमको क्या पता। Ignorance of law, you can't take that excuse in England. Similarly, India में भी same है। Criminal liability for an offence arises on the basis of the law applicable in the country where the offence is committed. जहाँ पे offence commit हुआ है उसी देश का कायदा applicable होगा। Neither person जिसकी nationality है homicide decide नहीं करेगा। What do you mean by corporeal presence? Corporeal presence of the accused. Accused means the person जिसके ऊपर accusations है, उसने crime commit किया है। Corporeal presence मतलब सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी बताता है, इनका ये मानना है, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होने चाहिए इंडिया में। यू नीड नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड। कॉर्पोरेल प्रेजेंस मींस फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो केस में कि आपको समझाऊंगा आगे। सो कॉर्पोरेल प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, फॉर होल्डिंग एन अक्यूज्ड लायबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस provided all the ingredients of the offense occur within the municipal territory of the country. कि हमारे इंडिया में जैसे मैंने बोला आईपीसी में हर क्राइम को डिफाइन किया गया है, हर एक क्राइम के बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। वो सारे इंग्रेडिएंट्स अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, इवन इफ that when the crime was committed that person is controlling, he is sitting outside the country and controlling the crime, होता है ना कि जैसे अजमल का साहब ये लोग सब आए थे, उनको कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान में बैठा था, but he is also party to the crime. समझ रहे हो? आपका कॉर्पोरियल मतलब फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में जरूरी नहीं है। साइबर क्राइम, आप बाहर बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया, एज पर द लॉ उस वो जो पर्सन ऑस्ट्रेलियन होगा या जापान में बैठा है, चाइना में बैठा है या इंग्लैंड में बैठा है, ही इज लायबल फॉर क्राइम ऑन द इंडिया। सो कॉर्पोरियल फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। However, there are heads of sovereign countries, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको इम्यूनिटी होती है। ओके, सो the heads of the sovereign states, their representatives, ambassadors, high commissioners, diplomat agents, UN representatives, they are entitled to immunity. ओके, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो जब कभी भी कोई फॉरेन डिप्लोमेट अगर आता है, उससे हाथों को क्राइम हो जाती है, तो वी कैन नॉट टच हिम। पाकिस्तान में 2-3 साल, आई डोंट नो, 3-4 साल पहले एक यूएस एम्बेसडर ने 2 बाइक पे चलने वाले लोगों को शूट कर दिया। वो अपने, ऐसा हुआ कि वो अपने आया ऑफिस से बाहर, अमेरिकन एम्बेसी से बाहर आया, अपनी गाड़ी में जाके बैठ रहा था, ही वाज गोइंग इन सिटी, तो वहां से 2 लोग आ रहे थे बाइक पे बैठ के, ही थॉट दैट टेररिस्ट एंड दे माइट शूट एट हिम, दे माइट किल हिम, उसने गन निकाल के दोनों को शूट कर दिया। वो तो भाई आम आदमी थे, उनके पास कोई गन नहीं थी, वेपन नहीं था, ना ही वो तो आम आदमी वहाँ के बिजनेसमैन थे, तो उनको मार दिया। तो अभी ऑब्वियसली सभी लोग वहाँ का, पाकिस्तान की जो जनता है, उन्होंने बोला कि इस अमेरिकन को आपको सजा देनी चाहिए। गवर्नमेंट को समझा, उनको कहाँ पता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में, तो उसको ऑब्वियसली वो जो अमेरिकन डिप्लोमेट था उसको वापस अमेरिका में लेके गया, जो भी उसके खिलाफ एक्शन या प्रोसिक्यूशन किया जाएगा वो अमेरिका में किया जाएगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट कैन नॉट टच।
और उसको कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि उसको लगा कि मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में, मुझे लगा, आई थॉट दैट दीस पीपल आर गोइंग टू किल, मुझे लगा उनको देख के, उनके कपड़े, उनका लिबास या उनके चेहरा या उनकी जो भी जिस तरीके से उनको लगा, उसको लगा वो टेररिस्ट है, उसको मार देंगे, तो उसने शूट कर दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। इंडियन गवर्नमेंट जैसे लगा 1972 में इंडियन पार्लियामेंट हैव पास दिस डिप्लोमेटिक रिलेशंस विया द कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1972 where all like president of India, governors of the states, they are exempted from criminal prosecution. अगर आपको प्रेसिडेंट के खिलाफ या हमारे क्रिमिनल गवर्नर के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनली भी उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, अगर आप क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते व्हेन दे आर इन पावर, बात खत्म। वो आप जब वो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कर सकते हो। और अगर आपको सिविल केस फाइल करनी है तो 2 महीने प्रायर आपको नोटिस देनी पड़ती है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 मंथ्स प्रायर आपको नोटिस देनी पड़ती है कि आपके खिलाफ हम क्रिमिनल केस कर रहे हैं, ताकि तब तक वो अपने हिसाब से। अब ये क्यों? बिकॉज दे आर द स्टेट्स हेड, सोवरेन हेड्स हैं। ऐसा कोई भी किसी के खिलाफ भी केस कर देगा, इन्होंने मेरा बलात्कार कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, समझ रहे हो? अभी सच भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ झूठ है, लेकिन दैट इमेज जो है इंटरनेशनली, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, इंडियन प्रेसिडेंट ने बलात्कार कर दिया, अलाउड ही नहीं है। जब तक वो बंदा पावर में है या जब तक उसका टेन्योर है, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है? या बहुत सीरियस एलिगेशन है, काफी तगड़ा एविडेंस है, तो उसको उससे हटाया जाएगा, फिर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, ठीक है? एज अ प्रेसिडेंट ही कैन नॉट स्टैंड इन द कोर्ट, ही हैव टू स्टैंड एज अ नॉर्मल सिटीजन, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी सेक्शन 3 एंड 4, कि भाई आपने इंडिया में क्राइम करके आप भाग गए या बाहर में भी आप क्राइम कर रहे हो और फिर आपको इंडिया में आके आप वापस अगर इंडिया में आते हो, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आईपीसी। देयर आर सर्टेन क्राइम्स लाइक दैट, एग्जांपल देते हैं आपके। सेक्शन 3 गिव्स क्रिमिनल jurisprudence to the courts to trial offense committed by a person beyond the territory of India। किसी, अब यहाँ पे वर्ड देखिए, committed by a person beyond the territory of India provided he is a subject of the Indian law, दैट उसके ऊपर आप इंडियन लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अगर उसके ऊपर ही इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ इंडियन लॉ, देन इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल, आईपीसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी बाहर देश के कोई फॉरेनर अगर कुछ कर रहा है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन सिटीजन ही इज सब्जेक्ट टू इंडियन, उसके ऊपर ही सेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ अ सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी, सो ही इज अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन लॉ, उसको इंडियन लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। commits a murder in Nepal while on service, सर्विस में है, वो सोल्जर है हमारे आर्मी में, और नेपाल में जाके वो मर्डर कमिट करता है, he is liable to be prosecuted for murder in India, समझ रहे हो? as if if it was committed within India, कि भाई ऐसे उसको ट्रीट किया जाएगा कि तुम ये मर्डर इंडिया में ही किया। आई इंडियन गवर्नमेंट विल, अनलेस, अब इसमें इशू क्या है? आप बोलोगे सर ये तो नेपाल में मर्डर हुआ, नेपाल में मर्डर हुआ तो नेपाल का लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, बट ही इज अ सोल्जर ऑफ इंडिया, आम आदमी होता तो नहीं, तो वो नेपाली उसको प्रोसिक्यूट करता। बट कोई इंडियन डिप्लोमेट है, इंडियन एम्बेसडर है, इंडियन सोल्जर है, इंडियन सेलर है, इंडियन कोई एयरफोर्स का बंदा है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे है, तो बात अलग है, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर इंडियन, ठीक है? सेक्शन 4 जो नेक्स्ट है, इट एक्सटेंड्स ऑपरेशन ऑफ आईपीसी, यहाँ पे क्लियर है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। यहाँ पे द ऑफेंसेस कमिटेड बाय सिटीजंस ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एन बियॉन्ड इंडिया, कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने कोई क्राइम कमिट की बाहर जाके, कई बार ऐसे होता है आप उस देश में जाते हो, वहां पे कोई एक्ट कमिट करते हो, उस देश में वो क्राइम नहीं है, उस देश में वो क्राइम नहीं है, इस देश में हो सकता है। ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास सरोगेसी पे लॉ नहीं है, बिटकॉइंस के ऊपर लॉ नहीं है, साइबर लॉ के ऊपर क्राइम नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर लॉ नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका लीगल सिस्टम बहुत वीक है। मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, टैक्सेशन ही नहीं है, मतलब इतना उनका बेसिक लॉ है कि वहां पे आपकी सीक्रेसी रखी जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नेशनल सिक्योरिटी। ऐसे देश हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरे रिसोर्सेज नहीं, उनको यही है भाई पैसा आ रहा है आने दो, ओके? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्शन 4 में उन्होंने सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया है, यहाँ पे एनी पर्सन शब्द लिखा गया नहीं है। सेक्शन 4 टू एक्सटेंड्स टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप
और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अभी जो सब क्लॉज 2 है इसमें उन्होंने एनी पर्सन को, दे हैव टॉक्ड अबाउट एनी पर्सन। सब क्लॉज 1 में सिटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन सब क्लॉज 2 में एनी पर्सन जहां पे किसी शिप पे या एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो आपको ये पता होगा कि जो शिप्स होते हैं जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं उनको जिस देश में वो रजिस्टर्ड है उस देश का झंडा उनको हमेशा लहराना पड़ता है, ताकि कहीं पे कोई का भी पोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट दूर से रिकग्नाइज कर सके ये शिप कौन से देश की। सिमिलरली एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ये भी प्राइवेट कंपनीज होंगे, वो देश वो सारे एरोप्लेन्स को इंडिकेट करना पड़ता है कि वी बिलोंग टू इंडिया, वी आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, दिस इज एन इंडियन फ्लाइट, दिस इज एन इंडियन शिप। उसके ऊपर वो शिप कहीं पे भी हो बट इट इज इन मोशन, स्टेशनरी होगी तो बात अलग है। अगर वो शिप कहीं दूसरे देश में स्टेशनरी वहां पे क्राइम कमिट होती है तो वहां का जो जुडिशन है बिकॉज दैट इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ दैट कंट्री। वो देश के टेरिटोरियल वाटर्स में शिप खड़ी है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में मैंने आपको क्या कहा था, इटालियन मरीन जब आए इंटरनेशनल वाटर में उन्होंने दो केरला के फिशरमैन को मार दिया, देकर प्रोसिक्यूट किया इटालियन लॉ। उसी तरीके से अगर कोई इंडियन नेवी है, इंडियन शिप है, उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल हो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी डोमिसाइल हो, हमारे शिप पे या हमारे एयरक्राफ्ट पे क्राइम कमिट करता है, हाईजैक करता है एयरक्राफ्ट को, वो शिप को हाईजैक कर लेता है, पायरेट्स को पकड़ लेते हैं, तो वो सारे पायरेट्स उनके क्रिमिनल है। ठीक है, 4.3 ये ऐड किया गया है, दिस हैज बीन एडेड बाय अमेंडमेंट। आईटी एक्ट 2008 के अनुसार जो भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे, मैंने आपको बोला था साइबर क्राइम्स, दे आल्सो विल बी लायबल अंडर आईपीसी। तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने भी पनिशमेंट्स दे रखे हैं लाइक साइबर टेररिज्म, हैकिंग, इम्पर्सोनेशन, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इलीगल एक्सेस, ऐसे बहुत सारे उन्होंने उसके अंदर, साइबर पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन द इंटरनेट, ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर पनिशमेंट भी दे रखी है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, साइबर डिफेमेशन के बारे में आपने सुना होगा कि ऑनलाइन डिफेमेशन कर रहा है आपका कोई, तो याद रखिए हमेशा जो चीजें वर्चुअल लाइफ में होती है उसका इम्पैक्ट रियल लाइफ में होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा बोलो जुबा केसरी, अक्षय कुमार के पीछे लग गए सब, है ना, लिटरली उसको डिफेम कर रहे हैं, कितने सारे वीडियोस आ गए हैं, somebody is taking it कॉमेडी की तरह देखा जा रहा है अक्षय कुमार, लेकिन अगर सीरियसली देखा जाए उसके सारे मूवी से क्लिप निकाले जा रहे हैं, उसकी एडिटिंग की जा रही है और मजाक उड़ाया जा रहा है, तो डिफेमेशन नहीं बोल सकते हो, समझ लो, लेकिन उस पर कोई एक्शन ली नहीं, क्योंकि जब ऑनलाइन डिफेमेशन के वजह से आपके रियल वर्ल्ड में आपको इम्पैक्ट हो रहा है, रियल लाइफ में आपका नुकसान हो रहा है, आपके अकाउंट से आपको ऐसा लगा कि आपके बैंक अकाउंट में साइबर अटैक हो गया, आपका मैसेज आया कि 10,000 रुपए गायब हो गए आपके अकाउंट से, आया मैसेज आया, आपने गए बैंक में, आपने चेक किया कि सर ये मैसेज आया, कैसे है, किसने पैसे निकाले मुझे पता नहीं, रोको सर, आपके पैसे तो गए ही नहीं, आपके पैसे तो अकाउंट में ही है, मतलब रियल वर्ल्ड में पैसे नहीं गए, वर्चुअल वर्ल्ड में गए। तो ऑलवेज रिमेंबर आईटी एक्ट एंड आईपीसी हैव टू बी कंबाइंड टुगेदर टू पनिश द पर्सन। वर्चुअल लाइफ में अगर आपको कोई स्टॉकिंग कर रहा है, लड़कों को भी होता है, लड़की की भी स्टॉकिंग की जाती है, उस ऑनलाइन स्टॉकिंग के वजह से अगर रियल लाइफ में लड़की को तकलीफ हो रही है तो वो एक्शन ले सकते हैं। वरना हमें क्या पता हमको स्टॉक कर रहा है क्योंकि नहीं कर रहा है, पता चलेगा ऑनलाइन स्टॉकिंग। हम फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जान पहचान वाला होता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट बॉयज। लड़कियों का थोड़ा अलग रहता है, लड़कियों को तो हर रोज हजारों फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, लड़के हाँ कोई 4 म्यूचुअल फ्रेंड है, एक म्यूचुअल फ्रेंड है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ज्यादा देखते नहीं, फॉलो अनफॉलो वी डोंट केयर। लड़कियां थोड़ा बहुत केयर करती हैं कि भाई कौन लड़का है, क्या लड़की कौन है, मुझे नहीं पता, फेक प्रोफाइल हो सकती है, मुझे आज अभी 2 दिन पहले फेक प्रोफाइल से मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट है, पता चल जाता है मुझे कि ये फेक है, साइबर में पढ़ा पढ़ा के पक गया मैं कि भाई ये बहुत आसान है, ये फेक प्रोफाइल, समझ में आ जाता है। लेकिन अगर मुझे इवन ऑफ किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ, वो मेरी पूरी प्रोफाइल छान रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, इंस्टाग्राम का पूरा फॉलो कर रहा है, किसी की प्रोफाइल ओपन होती है, मुझे पता भी नहीं मुझे कोई हैक कर, मुझे कोई स्टॉप कर रहा है, मैं कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं। बट अगर मुझे रियलाइज हुआ रियल लाइफ में उसका मुझे इम्पैक्ट हो रहा है,
कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है तो बात तभी मैं एक्शन ले सकता हूँ. सो आईपीसी एंड आईटी एक्ट हैव टू बी कंबाइंड. ठीक है, दैट इज सेक्शन 43. साइबर क्राइम्स आल्सो प्रोसिक्यूटेड बाय आईपीसी. और जो निर्भया केस के बाद जो अमेंडमेंट की गई आईपीसी में, उसके अंदर साइबर स्टॉकिंग आईपीसी में है, आईटी एक्ट में नहीं है. A weird thing, but yeah, it's like that. कि cyber stalking has to be an IT act ना, लेकिन उन्होंने IPC में include किया है. ठीक है? The rationale behind is obviously जो criminal jurisdiction of the court ये है कि जो भी हमारे citizens हैं, if they are committing offence anywhere in the whole world, they will be liable under Indian jurisdiction. Okay? So even if the offence is committed outside India, it is based on the contention that every sovereign state can regulate the conduct of its citizens wherever they might be. हर देश का, हर सरकार का अपने लोगों का कंडक्ट रेगुलेट करने का अधिकार होता है. एग्जाम्पल, वेयर ए एन इंडियन विद अ वाइफ मैरिज एन अमेरिकन. अभी देखिए, आप इंडियन है, आप इंडिया में अपनी शादी कर दी, आपकी बीवी है यहाँ पे, आप बोलते कि हाँ 2 साल के लिए अमेरिका में जाके काम करके आता हूँ, वहाँ पे अपनी दूसरी शादी कर दी. बाइगेमी वाज अ क्राइम, अभी नहीं है ना? क्या है बाइगेमी मतलब अडल्ट्री क्राइम नहीं, बाइगेमी है. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आपका स्पाउस जिंदा है या आप डिवोर्सी नहीं है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते. वी हैव इन हिंदू लॉ ओनली वन एट ए टाइम, यू कैन हैव ओनली वन वाइफ और वन हस्बैंड. ऐसा भी बोलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी. तो अगर कोई लड़का है जो इंडिया में शादी करता है, यहाँ पे सेटल्ड है, और सडनली अमेरिका चले जाता है कि भाई मुझे जॉब के लिए जाना पड़ रहा है, वहाँ पे उसका सेटअप कर रहा है कि हाँ मैं जब तक यहाँ पे सेटल होता हूँ तब तक तुम इंडिया में रहो, ऐसा होता है. वहां पे उसको कोई गोरी मैम पसंद आ गई और उसने दूसरी शादी कर ली और उस लड़की को पता ही नहीं कि ये मैरिड है. हो सकता है, हो सकता है ना? he gets married, so obviously he will be. अभी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये मैरिड है अनमैरिड, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट तो इंडियन है. सो वंस he returns back to India, if the wife comes to know that he has married a second woman, she can also file for divorce, and at the same time she can prosecute him under the IPC law for section 454. That is offenses relating to marriage. It's an offense, adultery नहीं. तो आप कर सकते हो. ठीक है? अभी जब वो एक्ट कमिट कर रहा था अमेरिका में, वो जब शादी कर रहा था, किसी को पता था ये एक्चुअली क्राइम कमिट कर रहा था. अमेरिका में शादी कर ली, ठीक है, एक्चुअली इट्स एन ऑफेंस इन इंडिया. मैंने क्या कहा, उस देश में जब आप एक्ट कमिट कर रहे हो तो सबको, किसी को पता ही नहीं है कि ये ऑफेंस है. इंडिया में वापस आओ तो इट्स एन ऑफेंस, तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा. इफ अ पर्सन इज नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड, he cannot be tried in India for an offense committed outside and beyond India. अगर किसी इंडिविजुअल ने बाहर किसी भी देश में कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ही इज नॉट क्रिमिनल लायबल अंडर आईपीसी. ऑस्ट्रेलिया में किसी अमेरिकन ने किसी ऑस्ट्रेलियन को मार दिया, इंडिया का क्या लेने देने? अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 4 में स्पेसिफिकली जो सब क्लॉज 1 है, सिटीजन को ही सिर्फ एप्लीकेबल है. ठीक है? The fact that the accused acquired Indian citizenship after the commission of the offense, मैंने क्राइम कमिट की, उसके बाद मैंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की, ओके, कैनॉट कन्फर एनी जुरिडिक्शन, क्योंकि क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली हम अप्लाई नहीं कर सकते. उसने क्राइम कमिट की, उसके बाद उसने इंडियन सिटीजनशिप ली, वी डू नॉट हैव एनी क्रिमिनल जुरिडिक्शन, हमारे पास नहीं है. हम उसको, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू ट्राई. वही देश में जहाँ पे उसने क्राइम कमिट की होगी, वहां पे उसको हमें भेजना पड़ेगा. ठीक है? सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, जैसे मैंने आपको बोला था कि इफ एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द डोमिसाइल, किसी शिप पे या किसी एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर वो क्राइम कमिट करता है, ही विल बी लायबल अंडर आईपीसी. ये मैंने आपको बोला था, करेक्ट? नाउ अ शिप इज कंसीडर्ड टू बी अ फ्लोटिंग आइलैंड. शिप एक एरिया है, लैंड जमीन की तरह ट्रीट किया जाता है, तैर रहा है बस. And it belongs to the country whose flag the ship is flying. जहाँ पे भी वो शिप रजिस्टर्ड होगी, उस देश की वो शिप है. तो same is applicable to aircraft. As such, all vessels, ships, aircrafts are considered to be the territory of the country whose flag they are flying. तो ये सारे ships ओशन में हो सकते हैं, जहाज हवे में हो सकता है, एयरक्राफ्ट हवे में हो सकता है. वहाँ पे in
इन द मिडल ऑफ द ओशन हमारे शिप पे या हमारे एयरक्राफ्ट पे कोई भी बंदा क्राइम कमिट करता है, कोई भी हो, किसी भी सिटीजनशिप का हो, ही इज लायबल अंडर आईपीसी, क्योंकि वो शिप हमारी। ओके, a person committing a crime on board, whether an Indian citizen or a foreigner, is amenable to the jurisdiction of Indian courts if the vessel is flying the Indian flag and it is registered in India. Obviously, जब इंडिया में रजिस्टर होगा तभी आप इंडियन फ्लैग लगा सकते हो, वरना दैट इज ऑल्सो उसकी भी पेनल्टी। अरे भाई, आप तो रजिस्टर होने हमारे फ्लैग कैसे लगा रहे हो? कई बार धोखाधड़ी होती है कि वो किसी दूसरे देश का है, पाकिस्तान की शिप का इंडियन फ्लैग लगा के आगे तो चलेगा नहीं चलेगा। So, if a foreigner after committing a crime outside India steps into India, फिर बाहर मस्त ऑफिस शादी विधि करके भैया आप इंडिया में वापस आ गए, he may be sent back to the country where the offence was committed for trial on the proper requisition. देखिए, अगर वहाँ पे वो कोई क्राइम कमिट करता है, वहाँ के लोगों को ऑफेंस किया, वो नॉर्मल आदमी है, कोई सेलर है क्या, डिप्लोमेट है क्या, एम्बेसडर है क्या, मैंने क्या बोला, जहाँ पे क्राइम कमिट होती है उस देश का लॉ अप्लाई होगा। वहां पे क्राइम कमिट करके कोई इंडियन वापस अपने देश में भाग आता है, वी हैव टू एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, वी हैव टू सेंड दैट अक्यूज्ड बैक टू द कंट्री। वहां पे वो कंट्री प्रोसिक्यूट करेगी, अगर वो छूट गया तो आ जाए। अभी विजय माल्या, उसने यहाँ पे क्राइम कमिट किया, इंग्लैंड भाग गया, उल्टा हो गया ना यहाँ पे, इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड वालों ने बोला कि भाई आप प्रूव कीजिए, तो हमने सारे एविडेंस दिए, वो वहां पे केस हार गया ना। वहां का जो गवर्नमेंट है यूके का, वो उसको वापस एक्सट्रेडिट करने वाला है। They are going to send back Vijay Mallya to India कि भाई आप जो एविडेंस दिया इंडियन गवर्नमेंट में काफी तगड़ा है, you are going to be you are an economic fugitive, ये आपने फ्रॉड के इकोनॉमिक फ्रॉड करके आप भागे हुए अक्यूज्ड हो, आपको देश में जाना पड़ेगा। कोई जो भी एविडेंस है वो काफी आपके खिलाफ, क्योंकि वो उधर बोल रहा था कि मुझे they are trying to मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, एक्चुअली उसी के सारे बैंक्स को फंसा के वो भाग गया। ठीक है, तो अगर इंडियन भी है, वो किसी बाहर देश में क्राइम कमिट करता है, नॉर्मल आदमी है, वो उसी देश में उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया है, हम नहीं कर सकते कि उनका सिटीजन मरा है। जो सेलर का एग्जांपल दिया था, ही इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंडियन लॉ। कोई पब्लिक सर्वेंट, सेलर, सेल्समैन, कोई जज साहब है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, डिप्लोमेट है, कोई है, दे विल बी ट्रायबल एज पर आईपीसी। लेकिन कोई आम आदमी है, वो नेपाल में जाके मर्डर करेगा तो नेपाल का पेनल कोड होगा वो एप्लीकेबल, सेलर का, सेलर को वापस इंडिया में भेजना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 5 जैसे मैंने बोला था, देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच कैन नॉट हैव इफेक्टेड बाय द एक्ट, ये आईपीसी के ऊपर लागू नहीं होगा। सो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग यूटिनी, desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India, जैसे these acts are Army Act 1950, Indian Navy Discipline Act 1934, Indian Air Force Act 1950। सेलर, एयरमैन, सोल्जर, इन लोगों के ऊपर डायरेक्टली आईपीसी लागू नहीं होता, प्रेसिडेंस इन कायदों को दिया जाएगा। इन कायदों के अंदर प्रोसिक्यूशन होने के बाद उनके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा इफ इन देयर पर्सनल कैपेसिटी दे कमिट अ क्राइम अंडर आईपीसी। समझ गए? अब केस लॉ देखते हैं, विल स्टडी सम केस लॉ जिससे और क्लैरिटी आएगी। मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, जो कंप्लेनेंट था उसकी एक कंपनी थी गोवा में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी थी, जिसने कंप्लेंट लॉन्च की। उसने जसवाला नाम के एजेंट को कांटेक्ट किया कि भाई मुझे काफी राइस चाहिए, आई नीड अ लॉट ऑफ राइस। तो ये जसवाला एक एजेंट था जिसने कंप्लेंट को बोला देखता हूं मैं किसके पास आपको राइस दिला सकता हूं। सो जसवाला के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एपेलेट। एपेलेट जो है वो कराची का एक ट्रेडर है, कराची पाकिस्तान, वहां का एक ट्रेडर है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि मैं आपको 2000 टन राइस दूंगा। आई विल, कराची का जो ट्रेडर है उसने बोला कंप्लेनेंट को, मैं आपको 2000 टन राइस को 51 रुपीस पर टन या कुछ उसके हिसाब से मैं आपको लगाता हूँ प्राइस, मैं इतना सारा राइस आपको दूंगा, आपको मुझको 5.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 2000 टन ऑफ राइस टू द कंप्लेनेंट इन गोवा। तो थ्रू जसवाला जो उसका एजेंट थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट में इसने सारे पैसे दे दिए। इसने कंप्लेन कि ये लीजिए आपके 5.5 लाख रुपए, आप मुझे 2000 टन राइस भेज दीजिए। ओके, लेकिन ये राइस कभी शिप ही नहीं हुआ,
ये इतना 2000 टन का राइस आया नहीं, तो 5.5 लाख रुपए खा के बैठ गए पाकिस्तान कराची, ठीक है। नाइदर द मनी वाज रिटर्न, पैसा भी वापस नहीं दिया, राइस भी नहीं दिया, पैसा खा के बैठ गए। तो दिस इज क्लियर केस ऑफ सेक्शन 420, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, ओके। सो द appellant argued, उसने क्या आर्ग्यू किया, दैट ही इज अ पाकिस्तानी पर्सन, इज अ पाकिस्तानी नेशनल, और जब ये सब हो रहा था, ये सारी एक्टिविटी हो रही थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ऑफेंस, ही नेवर केम टू इंडिया। लेकिन एज पर सेक्शन 2 कॉर्पोरियल प्रेजेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो पाकिस्तान में बैठा है, जसवाला थ्रू एक गोवा के मर्चेंट के साथ डील की, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं आपको 2000 टन राइस दूंगा, 5.5 लाख रुपए ले भी लिए, लेकिन आपको राइस नहीं दे रहा, पैसे भी वापस नहीं दे रहा। उसने बोला कि इंडियन कोर्ट का मेरे पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, दे डोंट हैव जुरिडिक्शन ओवर पाकिस्तानी नेशनल, आई एम नॉट लायबल टू आंसरेबल, आई एम नॉट आंसरेबल टू, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो सेक्शन 420 और सेक्शन 415 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि सेक्शन 420 में पनिशमेंट दे रखी है। बेसिकली उसमें क्या कहा है कि आपने डिसऑनेस्टली किसी को उल्लू बनाया और उसके पास से प्रॉपर्टी ली, मतलब यहाँ पे 5.5 लाख रुपए आपने कंप्लेनेंट को उल्लू बनाया या उसके साथ फ्रॉड किया, पैसे नहीं दिए और चीटिंग हो गई, सेक्शन 415। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहले डिसऑनेस्ट, डिसीट दैट इज डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने जो फैक्ट्स बताए कंप्लेनेंट को वो झूठे थे, आपको पता था कि आप उसको उल्लू बना रहे थे। और सेकंड कंडीशन है जिसके वजह से आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखी, मतलब 5.5 लाख रुपए मैंने अपने पास रखे। अभी यहाँ पे आप जब देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, द अपलेट दो एट कराची, कराची में भी था, लेकिन उसके थ्रू टेलीग्राम्स, मैसेजेस, टेलीफोन कॉल्स, लेटर्स थ्रू ये कंप्लेंट को भरोसा दिलवा रहा था, जसवाला को भी बता रहा था कि मेरे पास राइस रेडी है, 2000 टन का राइस मेरे पास है, मैं शिप करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास शिपिंग स्पेस है, मेरी शिप है उसमें काफी स्पेस है और मैं 2000 टन राइस आराम से आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे 5.5 लाख रुपए दे दो। यहाँ पे क्लियर पता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। सो डिसीट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कराची का जो एफिलेंट है, कराची का जो ट्रेडर है, झूठ बोल रहा है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास शिप है, मेरे पास राइस है, मेरे पास शिप को दूंगा, फटाक से आपके पास भेज दूंगा, पैसा दे दो। जसवाला के पास भी लेटर्स थे, अपने गोवा का जो ट्रेडर उसके पास भी लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स थे, सब कुछ रेडी था, सब डॉक्यूमेंटेशन सब था, लेकिन वो शिपमेंट कभी आई नहीं। सो क्लियरली आप देख सकते हो कि पैसे भी ले लिए और एक डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन भी किया, तो सेक्शन 420 और 415 के जो इंग्रेडिएंट्स है वो सैटिस्फाई हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर पर्सन को सेक्शन 420 और सेक्शन 415 के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया, इवन दो ही नेवर केम टू इंडिया, ही वाज अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ऑफेंस कहां पे हुआ? इंडिया में। विक्टिम कौन था? इंडियन। फ्रॉड किधर हुआ? इंडिया में। सो नेचुरली ही वाज कन्विक्टेड। सो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे सैटिस्फाई हो रहे हैं। This emphasizes the principle that exercise of criminal jurisdiction depends on the exact place where the offense took place. Place बहुत important है, ठीक है? Nationality does not matter. Exceptions, reasonable ambassadors, उनकी बात अलग है, okay? Again, a reference to section 3 of the code clearly indicates that it is implicit therein that a foreigner who commits an offense within India is guilty. कोई foreigner इंडिया में आके कोई crime commit करता है, he will be guilty under IPC. Corporate presence की जरूरत नहीं है। Given on the assumption that the applicant has ceased to be an Indian citizen and was a Pakistani national at the time of the commission of the offence, he must be held guilty under and punishable under IPC. Corporate presence matter नहीं करता है। पहले ये इंडियन था, आजादी के बाद इसने पाकिस्तानी नेशनलिटी एक्वायर कर ली। Even though he is a Pakistani national, but the offence was committed in India, हमारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, वरना ऐसे लोगों को किसी भी फ्रॉड करेगा, है ना? इसीलिए उसको पनिश किया गया। Therefore, presence of the accused in India is not necessary for prosecution if the offence is committed in India. Conviction was upheld and the decision was given by Supreme Court of India. उसके बाद और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, फतीमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अभी एपिलेट जो है जिसने अपील की है, फतीमा बीबी, शी वाज अ मॉरिशियस सिटीजन, मॉरिशियस की सिटीजन है, और उसका बेटा और उसकी बहू they were residing in Kuwait,
क्या इंटरनेशनल फैमिली, मतलब सास जो है फतिमा बीबी, सास मॉरिशस की सिटीजन है और उसका बेटा और डॉटर इन लॉ मतलब उसकी बहू वो कुवैत में रहते हैं। रिसाइडिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है, सिटीजनशिप या नेशनलिटी के बारे में नहीं बोल रहे, दे आर लिविंग इन कुवैत। नाउ फतिमा बीबी जो थी सास, वो इंडिया में विजिट करती थी, वो आई थिंक गुजरात, हाँ गुजरात में उसके रिलेटिव्स के साथ कभी कभार आना जाना होता था उसका। उसका जो बेटा है हनीफ अहमद पटेल, उसने ये जो रिस्पोंडेंट है मतलब किसने केस फाइल किया, बहू ने, डॉटर इन लॉ हैज फाइल्ड द केस अगेंस्ट हर मदर इन लॉ। सासू जो बहू है उसने अपनी सास के ऊपर केस फाइल कर दी है। तो उन्होंने 2004 में शादी कर ली, बेटा जो है हनीफ और जो लड़की है जिसने केस फाइल की है बहू के, उन्होंने 2004 में शादी कर ली। उसके बाद रिलेशंस खराब होते गए। जो लड़का और डॉटर इन लॉ, उनके रिलेशंस धीरे धीरे माँ के साथ सास बहू के झगड़े चालू हो गए। ओके, दे बिकेम स्ट्रेन्ड एंड अ कंप्लेंट पिटीशन वाज फाइल्ड बिफोर द सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नवसारी गुजरात में केस फाइल की गई। बाय द कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट दैट इज डॉटर इन लॉ ने कंप्लेंट फाइल की, एलिजिंग, क्या एलिज किया बहू ने, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर बाय हर हस्बैंड। जो हनीफ है उसने बोला मेरा पति मुझे मारता है पीटता है। सो ऑब्वियसली सेक्शन 498A, husband or relative of husband of a woman subjected to cruelty, physical cruelty to wife, and 506 that is punishment for criminal intimidation. Criminal intimidation के लिए दो सेक्शन फाइल किए गए against the appellant that she used to instigate her son accordingly. उसने अपने हस्बैंड, अपनी जो सास थी उसके ऊपर केस फाइल कर दी कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है क्योंकि मेरी सास उसको भड़काती है। मेरी सास मेरे पति के कान भरती है जो सुन के मेरा पति मुझे मारता है, मुझे डराता है, धमकाता है, टॉर्चर करता है। तो केस उसने अपने सास के खिलाफ की कि भाई ये मेरे हस्बैंड को भड़काती है और मैं इसी वजह से वो मुझे मारते हैं। अब देखिए कपल रहता है कुवैत में और ये सारा जो क्रूअल्टी हुआ ये कुवैत में हुआ है। कहाँ पे हुआ? कुवैत में, बिकॉज दे वर रिसाइडिंग इन कुवैत। तो जहाँ कहीं पे भी हस्बैंड मार खा रहा है, हस्बैंड मार रहा है, वो कुवैत में उसने मार खाया, जो ये एक्यूजेशन कर रही है। और however the chief judicial magistrate took cognizance, उसने cognizance लिया and directed issuance of summons which was confirmed by the high court। तो समन इशू कर दिए गुजरात में कि भाई जो हस्बैंड है या जो उसकी सास है वो आ जाओ गुजरात में, वो मॉरिशस में रहती है, ये कुवैत में रहता है, तो आ जाओ गुजरात में, आपके खिलाफ यहाँ पे क्रिमिनल कंप्लेंट हुई है तो आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने समन तक भेज दिए और हाई कोर्ट ने उसे कंफर्म भी किया कि यस जुरिस्डिक्शन है। ओके, अब क्या हुआ? The appellant accordingly moved to appeal court। सुप्रीम कोर्ट में फतिमा बीबी ने अपील कर दी अगेंस्ट दिस कंप्लेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ किया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड इन कुवैत। कहां पे हुआ ऑफेंस? कुवैत में हुआ। इंडिया में हुआ क्या कुछ? नहीं। और मैंने क्या कहा? द प्लेस ऑफ द ऑफेंस इज इंपॉर्टेंट। कुवैत में हुआ। The provisions of IPC or CRPC cannot to have any application on Kuwait। कुवैत में क्राइम कमिट हुई है, इंडिया में उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। Therefore, Section 4 and Section 188 that is extraterritorial operation of the court, Section 188 of CRPC भी extraterritorial procedure बताता है, कौन सा procedure अप्लाई होना चाहिए। It is not applicable to any offence which is committed outside India by a foreigner। क्योंकि किसने ऑफेंस कमिट किया है? फतिमा बीबी ने। क्या कि वो उसको इंस्टिगेट करती है जिसकी वजह से मैं मार खाती हूँ। उसने केस किसके खिलाफ की है? सास के खिलाफ। सास कहाँ की है? मॉरिशस की। वो इंडियन है क्या? इज ही सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ? नो। और क्राइम कहाँ कमिट हुई? कुवैत में। अरे भाई मॉरिशस का बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा है, ऑफेंस हो रहा है कुवैत में, इंडिया वाले क्या करेंगे? इसीलिए ना सास बहू के झगड़ों में बेचारा पति पिसता है, इसलिए उसको केस को डिसमिस कर दिया गया। Big Need versus State of UP, the seller एक कंप्लेनेंट था, जेसी कंसल्टेंसी उसकी कंपनी थी जो दिल्ली में रजिस्टर्ड थी।
and they supplied coke calcination packages, मतलब कोई chemicals वो MS Sky Inflex Limited कंपनी को ये coke calcification packages देते थे कौन seller having its registered office in British Virginia Island, मतलब ये जो Sky Inflex का जो ऑफिस है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जो यूके के पास है वहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑफिस रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसका एग्रीमेंट का वैल्यू देखा जाए तो कुछ 1,37,000 यूएस डॉलर के उसका कुछ वैल्यूएशन है। तो ये कंपनी को ये पैकेजेस भेजता था सेलर, ठीक है, जिसकी कंपनी दिल्ली बेस्ड है। ये दिल्ली वाला सेलर वो कैल्सिफिकेशन पैकेजेस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को उस वाली कंपनी को देता था। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज, okay, what is bill of exchange? A written order to pay certain sum named in the agreement to the person. एक bill of exchange एक literally एक डॉक्यूमेंट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कि मैं आपको इतना पैसा देना मेरा काम है, चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, these are all bill of exchange के टाइप्स। It was received by the complainant but it was not honored, मतलब पैकेजेस ले लिए, ये जो स्काई इन्फ्लेक्स है इन्होंने पैकेजेस ले लिए, पैसा ही नहीं दे रहे, they are not giving the money to the Delhi based seller JCB कंपनी, ठीक है, JCB कंसल्टेंसी। अकॉर्डिंगली जो सेलर था उसने कंप्लेंट फाइल की आगे स्काई इन्फ्लेक्स लिमिटेड फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर 403 दैट इज dishonest misappropriation of property, 405 that is criminal breach of trust, 423 dishonest and fraudulent execution of deed or transfer country, false statements of consideration for criminal breach of trust and cheating। काफी प्रोविजंस ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे क्राइम रिलेटेड ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये सारे ऑफेंसेस आएंगे। तो इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्काई इन्फ्लेक्स क्या बोलेगा, we do not have any corporeal presence in India, we are registered in British Virgin Islands, that's why Indian courts don't have any jurisdiction। ये केस हारने वाले हैं, अभी बता देता हूँ आइडिया ले लो, ठीक है। The accused denied its obligation, alleging that since accused is a foreign company and its officers were foreign nationals residing outside India and were not present at the time when the offence was allegedly committed, हम थे ही नहीं, लेकिन इनको आईपीसी का सेक्शन 2 पता नहीं है, बताएंगे समझाएंगे उनको भाई। Dismissing the accused contentions, the Supreme Court held the plea not tenable. It cannot be said that the actions attributed by complainant to the accused have no connection or territorial jurisdiction। यहाँ पे है क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया में बाउंस हुआ है, जो है बिल ऑफ एक्सचेंज साइन तो किया साइन प्लेस वालों ने, कहाँ पे पेमेंट नहीं हुई, इंडिया में, ऑफेंस कहाँ हुआ, इंडिया में। तो आप कोई भी हो, whether you are a company, a foreign company, a foreigner or a national, you are liable, your corporeal presence is not required। In this case complainant had sent the goods from India, India से goods भेज दिए, बिल ऑफ एक्सचेंज वाज रिसीव्ड इन इंडिया, उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जरूर, चेक दिया उसको, लेकिन वो चेक कभी पास ही नहीं हुआ, ठीक है। ऑन इट्स डिसऑनर कंप्लेनेंट हैड मेड कम्युनिकेशन विद द accused फ्रॉम इंडिया, फोन भी किया, हेलो सर पैसे आपने पैकेजेस ले लिए, पैसे नहीं दे दो। Thus it cannot be said that actions attributed to accused had no connectivity to India। कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स है, बातचीत कर रहे हो, आपने उन्होंने गुड्स भेजे, आपने रिटर्न में उनको बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा जो इंडिया में बाउंस हो गया, उसने आपको कांटेक्ट किया और आपने बोल दिया हम नहीं पे करने वाले, तो ऑब्वियसली आप कैसे बोल सकते हो कि देयर इज नो कनेक्शन टू इंडिया। Hence, absence of the accused in India when offence was allegedly committed, their foreign nationality and residence outside India do not exempt them from criminal liability। They will be tried under section 2, 4, 403, 405 and 423 of IPC for cheating, criminal breach of trust and fraudulent execution of deed, which did bill of exchange। So they were prosecuted and accordingly they had to pay the money along with some compensation क्योंकि वो केस जीत गया, और केस जीतने के बाद आपको केस का खर्चा भी भरना पड़ता है, केस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन भी लगी होगी। होता है, आप केस जीतते हो तो आप कंपनसेशन में वो पैसा इंक्लूड करवा सकते हो क्योंकि आप जीत गए केस, तो यू आर हैरेस्ड बाय दैट पर्सन, तो आपका काफी खर्चा हो गया, तो वो खर्चा भी आप लेते हो, इसलिए केस जीतना बहुत जरूरी है, एडवोकेट अच्छा होना बहुत जरूरी। So that was about introduction to IPC from section 1 to section 5 with case laws।